ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम जियांग है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके दादाजी चाहते हैं कि आप जल्दी से शादी कर लो क्योंकि आपकी उम्र निकलती जा रही है और आप बूढ़े होते जा रहे हो। तो जियांग उसे घूरने लग जाता है। असिस्टेंट अपनी बोलती बंद कर लेता है। फिर वो उसे लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाने लगता है और कहता है कि दादाजी ने कहा है कि इसमें से अगर आप एक लड़की से शादी कर लोगे तो वो फू फैमिली का सब कुछ आपके नाम पर कर देंगे। जियांग एक लड़की का फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता है और कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, ग्रैंडपा को बता दो। असिस्टेंट पूछता है कि आपने सारे अमीर खानदान की लड़की को छोड़कर इस गरीब खानदान की लड़की को क्यों चूज़ किया है। जियांग के माइंड में तो चल रहा होता है कि अगर वो किसी गरीब लड़की से शादी करेगा तो उसे पैसे देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल भी सकता है। नेक्स्ट सीन में सोहांग, जिसे कि जियांग ने सिलेक्ट किया था, और उसकी मॉम रो रहे होते हैं। सोहांग डैड से बोलती है कि मैं जियांग से शादी नहीं करूँगी। डैड कहते हैं कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, हम उन लोगों को मना नहीं कर सकते हैं। सोहांग कहती है कि तो फिर आप साओ की शादी उससे करवा दो ना, वो भी तो आपकी बेटी है। मॉम कहती है कि ये सही कह रही है, जिसके बाद वो तीनों साओ को मिलने के लिए बुलाते हैं और डैड साओ से कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन की जगह मिस्टर जियांग से शादी करनी होगी। साओ कहती है लेकिन उसे तो लड़कियां पसंद नहीं है ना, यानी कि वो गे हैं। डैड कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुम तो बड़ी खुशनसीब हो जो इतने बड़े खानदान में तुम्हारी शादी होने जा रही है। इतना अच्छा मौका सभी को नहीं मिलता। साओ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर अपनी ही बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देते, और जाने लगती है। स्टेप मॉम कहती है कि भूलो मत कि तुम्हारी मॉम का इलाज हम करवा रहे हैं। साओ कहती है कि तो पैसे मैं लौटा दूंगी जो भी आप लोगों ने मेरी मॉम पर खर्च किए हैं। मॉम कहती है कि 3 मिलियन क्या तुम लौटा पाओगी तो 2 दिन में देने आ जाना, वरना शादी के लिए रेडी हो जाओ। साओ के पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो वो फिर शादी के लिए मान जाती है। स्टेप मॉम और सोहांग उस पर हंसने लग जाते हैं कि बेचारी ऐसे लड़के से शादी कर रही है जिसे लड़कियां ही नहीं पसंद। नेक्स्ट सीन में साओ दुल्हन बनी हुई जियांग के रूम में होती है। जैसे ही जियांग रूम में आता है साओ तो घबराने लगती है। जियांग उसके क्लोज जाने लगता है और देखता है कि ये तो फोटो वाली लड़की नहीं है जिसे मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये जानी पहचानी है। जियांग उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या, वो कहती है नहीं। तो जियांग उसके और क्लोज जाने लगता है। साओ तो डर जाती है कि अब तो कुछ करके मानेगा, लेकिन जियांग तो अपनी फाइल निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि मैं तुमसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ, उसके बाद हम दोनों डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। तब तक तुम्हें मेरे ग्रैंडपा और सबको ऐसे दिखाना है जैसे हम दोनों के बीच में बहुत ही प्यार है। बदले में मैं तुम्हें हर महीने 2 लाख दूंगा। 2 लाख सुनकर तो साउ तुरंत ही पेपर पर साइन कर देती है और सोचती है कि इन पैसों से मैं अपनी मॉम का इलाज करवा लूंगी। जिसके पास जियांग असिस्टेंट को कॉल करके सू फैमिली के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए बोलता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग के पीछे एक आदमी पड़ा हुआ था, तब साउ ने ही उसे बचाया था। उसी दिन उसे उससे प्यार हो गया था। प्रेजेंट में जियांग ऑफिस जा रहा था, तभी साउ उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। जियांग को तो बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन एक सैंडविच उठाकर निकल जाता है। जियांग के जाने के बाद मैट साओ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और बोलती है कि अच्छा हुआ जियांग सर ने आपसे शादी कर ली है, वरना तो सब उन्हें गे समझते हैं, जिसकी वजह से उनकी आज तक शादी नहीं हो पाई। साओ पूछती है कि मतलब कि वो गे नहीं है, ये झूठी अफवाह है। मैट बताती है कि सभी को लगता है कि जियांग और उनके बेस्ट फ्रेंड जू के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उनके बीच कुछ भी नहीं है। जू सिर्फ उनका बेस्ट फ्रेंड है। जियांग सर एकदम स्ट्रेट बंद है, लेकिन साओ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। सीन में जू जियांग को अपने ज्वेलरी डिज़ाइन दिखा रहा था। वो भी उसी की कंपनी में काम करता है और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जियांग को तो अपने फ्रेंड के डिज़ाइन बहुत पसंद आते हैं, लेकिन तभी उसे लैंडलाइन पर कॉल आता है कि एक लड़की आपसे मिलना चाहती है और खुद को आपकी वाइफ बता रही है। आप कहो उसे पुलिस स्टेशन भेजकर अकल ठिकाने लगा दूँ। जियांग कहता है कि नहीं, वो सच में मेरी वाइफ है। ये सुनकर जू तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली तुमने शादी कर ली, अब लोग मुझे भी गे नहीं समझेंगे। फिर साओ लंच लेकर केबिन में आ जाती है और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर फिर से उन्हें गे समझने लगती है। जिसके बाद साओ ज्वेलरी डिज़ाइन देकर बोलती है कि इसमें कुछ मिसिंग है। जू को तो गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बोलना आसान है, करके दिखाओ। जियांग भी उसे अपनी चेयर पर बिठा देता है और उसे पेंसिल दे देता है और कहता है कि बनाओ डिज़ाइन। साओ भी डिज़ाइन बनाने लग जाती है। जू तो इम्प्रेस होकर उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है, जो कि जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसका हाथ हटा देता है। लेकिन जू फिर से हाथ रख लेता है और साओ की डिज़ाइन की बस तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था और कहता है कि तुम्हें तो मेरे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जियांग गुस्से से उसे बुक मारता है और कहता है कि मरना चाहते हो क्या। साओ बोलती है तुम दोनों बात करो, मैं बाहर होकर आती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। जू पूछता है इस लड़की की एज कितनी है। जियांग बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। जू कहता है इतनी जल्दी प्यार भी हो गया क्या। जियांग कहता नहीं हुआ तो हो जाएगा। जू कहता है कि लेकिन वो अच्छी डिज़ाइनर है, हमारे काम आ सकती है। जिसके बाद दोनों साओ से मिलते हैं। जो उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी कंपनी के लिए डिज़ाइनिंग करोगी। साओ तुरंत ही हाँ बोल देती है। जियांग को तो जलन होने लगती है कि एक बार सोचा तक नहीं और तुरंत हाँ बोल दिया। नेक्स्ट सीन में जियांग का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी शादी सुहांग से नहीं साओ से हुई है। सू फैमिली ने दुल्हन बदल दी थी। सुहांग साओ की स्टेप सिस्टर है और अपनी मॉम के इलाज का खर्चा उठाने के लिए ही साओ ने आपसे शादी की है। ऐसे ही दोनों की शादी को 1 महीना बीत जाता है। एक दिन जियांग साओ से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, लेकिन साओ मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ जाएगा तो सच पता चल जाएगा।
जियांग कहता है कि लेकिन मैं उनका दामाद हूँ, मुझे उनसे मिलना चाहिए। साओ कहती है कैसे दामाद हो, मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ ना। वैसे भी जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। तो फिर कैसे दामाद। लेकिन जियांग हार नहीं मानता और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से कार निकाल, आज मैं अपने ससुराल जाऊंगा। इधर सुहांग और उसकी मॉम तो टेंशन में आ जाते हैं कि अचानक से जियांग उनसे मिलने क्यों आ रहा है, कहीं उनका भांडा तो नहीं फूट गया। तभी जियांग की गाड़ी की आवाज़ आती है, सभी उसे देखने बाहर आ जाते हैं। जब सुहांग उसे देखती है तो सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। डैड तो जियांग से बहुत अच्छे से बात करते हैं और कहते हैं कि सुना है आपकी कंपनी का नया डिज़ाइन मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहा है। जियांग कहता है वो आपकी बेटी ने ही बनाया है, ये बहुत ही टैलेंटेड है। कहने लगती है कि इसे मेरी बेटी ने ही डिज़ाइन बनाना सिखाया है। सुहांग भी जियांग से फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि जो मोम एकदम सही बोल रही है। लेकिन जियांग तो उसे इग्नोर करके अंदर चले जाता है, जिससे सुहांग को बहुत गुस्सा आता है और अपनी मॉम से कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं खा रहा है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मॉम कहती है कि तुम भूल गई क्या कि इसे लड़कियां पसंद नहीं। वो कहती है कि लेकिन ये कितना हैंडसम है, अगर उसे लड़कियां पसंद होती तो मैं इससे शादी करके सेट हो जाती। मॉम और जियांग प्लान बनाते हैं ताकि पता कर सके कि जियांग सच में गे है या नहीं। नेक्स्ट सीन में सभी डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर मॉम बहाने से साओ का हाथ जियांग के हाथ में पकड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांग नहीं पकड़ता क्योंकि वो समझ गया था कि मॉम क्या पता लगाना चाहती है। जिसके बाद सुहांग बातें करते हुए जियांग के पास जाती है और जानबूझकर उसके कपड़ों पर वाइन गिरा देती है। मॉम जियांग को कपड़े चेंज करने के लिए सुहांग के रूम में भेजती है। जियांग साव से कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, मेरी वाइफ हो ना, आकर मेरी हेल्प करो। जो सुनकर सुहांग तो शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद जियांग अपने कपड़े चेंज कर रहा था, जिसे देखकर साव अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन एक्चुअल में तो उसे चुपके से देखने लगती है। जियांग कहता है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो मुझे टिश्यू पेपर दे दो। साव ढूंढने लगती है तो वो कहता है कि क्या बात है, तुम्हारे रूम में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये तुम्हें ही नहीं पता। शाव बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं बहुत दिनों बाद इस रूम में आई हूँ ना, तो भूल गई हूँ। और वो ढूंढने लग जाती है। जियांग उसके क्लोज आता है। साव की तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। जियांग उससे पूछता है कि अगर ये तुम्हारा रूम है तो तुम्हारी सिस्टर की फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रही है, इसका मतलब कि ये रूम तुम्हारा नहीं है। साव कहती है कि क्या ये ज़रूरी है, क्या मैं अपने रूम में अपनी सिस्टर की फ़ोटो नहीं रख सकती क्या। जियांग कहता है बोल तो ठीक रही हो, रख तो सकती हो। जिसके बाद उसे टिश्यू पेपर मिल जाते हैं और वो उसे दे देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों माँ बेटी का कन्फ्यूजन तो अभी तक दूर ही नहीं हुआ था कि जियांग ये है या नहीं, इसीलिए ये पता लगाने के लिए एक और प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग के स्टेप ब्रदर वाइचेंग को देखते हैं, जिसे कि जियांग की सक्सेस से बहुत जेलसी हो रही होती है। वो अपने आदमियों से पूछता है कि इस बार जियांग के लिए ये डिज़ाइन किसने बनाए हैं, क्योंकि जू तो इतने अच्छे डिज़ाइन बना नहीं सकता। एक आदमी बताता है कि उसकी वाइफ ने उसने सुहांग नाम की लड़की से शादी कर ली है। वाइचेंग कहता है लेकिन सुहांग ने तो इस चीज़ की स्टडी ही नहीं की, तो वो इतने अच्छे डिज़ाइन कैसे बना सकती है। तो उसका आदमी बोलता है कि ज़रूर उसकी सिस्टर साव ने उसकी हेल्प की होगी। तो वो कहता है कि जाकर उसकी बहन साव को लेकर आओ। दोनों आदमी सू हाउस पहुँच जाते हैं और सुहांग से पूछते हैं कि क्या तुम ही साव हो। सुहांग हाँ बोल देती है। तो वो लोग उसे वाइचेंग के पास लेकर आ जाते हैं। वाइचेंग पूछता है कि तुमने ही जियांग के लिए डिज़ाइन बनाए थे ना। वो बताती है कि वो मेरी सिस्टर साव ने बनाए थे, उसने मेरी जगह उससे शादी कर ली है। जो सुनकर वाइचेंग तो बहुत खुश हो जाता है कि अगर ग्रैंडपा को पता चलेगा कि जियांग ने सुहांग से नहीं बल्कि साव से शादी की है तो वो उन दोनों का डिवोर्स करा देंगे और साव जैसा टैलेंटेड हीरा मेरे पास आ जाएगा। जिसके बाद वो सुहांग से पूछता है कि क्या तुम मिसेस फू बनना चाहती हो। तो वो हाँ बोल देती है और दोनों हाथ मिला लेते हैं। इधर जियांग साव को ग्रैंडपा से मिलने के लिए लेकर आता है। ग्रैंडपा तो उसे डांटने लगते हैं कि शादी को इतने दिन हो गए हैं और इतने दिनों बाद अपनी वाइफ को मुझसे मिलवाने लेकर आए हूँ। लेकिन जब साव उनसे प्यार से बात करती है तो वो तुरंत पिघल जाते हैं और दोनों को बैठने के लिए कहते हैं। और वो साव से कहते हैं कि मेरा पोता तो हमेशा काम में लगा रहता है, इसे किसी की भी नहीं फिक्र, लेकिन तुम आ गई हो ना तो अब इसे सुधार देना। वाइचेंग भी सुहांग को लेकर वहाँ पर आ जाता है। साव तो अपनी बहन को वहाँ पर देखकर डर जाती है। वाइचेंग ग्रैंडपा को बताता है कि ये भाभी की छोटी बहन है। ग्रैंडपा साव से पूछते हैं कि क्या ये सच है, तो वो कहते हैं कि हाँ ये मेरी छोटी बहन साव है। सुहांग भी झूठ बोल देती है कि हाँ मेरा नाम साव है। ग्रैंडपा वाइचेंग से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि नहीं और मन में सोचता है कि ऐसी बेकार लड़की को कौन गर्लफ्रेंड बनाएगा। यूजिन ग्रैंडपा को बताता है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने आइसबर्ग यूनिवर्सिटी से डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारी कंपनी के डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर ले। जियांग बोलता है लेकिन इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो मेरी वाइफ है। वाइचेंग कहता है लेकिन तुम्हारी वाइफ ने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया है। जियांग कहता है डिग्री मैटर नहीं करती और दोनों भाई ऐसे ही लड़ने लगते हैं। ग्रैंडपा साव से ही पूछ लेते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साव बोलती है क्यों ना हम हमारी कंपनी के नए डिज़ाइन की सीरीज़ को डिज़ाइन करें, जिसका डिज़ाइन आपको पसंद आएगा उसे आप डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में रख लेना। ग्रैंडपा इसके लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुहांग इतराते हुए ऑफिस में आती है, जहाँ पर दो कलीग उसके बारे में ही बात कर रही होती हैं। सुना एक लड़की को यहाँ पर ग्रैंडपा की सिफारिश पर रखा गया है। लगता है कि उसे कुछ आता जाता नहीं है, तभी तो सिफारिश की ज़रूरत पड़ गई।
जो सुनकर सुहांग को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं आइसबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और उन पर पानी डालने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर साव आकर उसे रोक देती है और उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देखकर सुहांग को बहुत गुस्सा आता है और वो साव से कहती है कि तुम भूलो मत कि तुमने मेरी जगह जियांग से शादी की है। ये सारी बातें जू भी सुन लेता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। सुहांग के जाते ही जू साव के सामने आ जाता है। साव उसे देखकर समझ जाती है कि इसने सब कुछ सुन लिया है, जिसके बाद जू उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है और उसे सब कुछ 10 मिनट में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। साओ कहती है कि तुमने जो सुना है ना वो सच है। जू पूछता है कि क्या जियांग को इस बारे में पता है। वो कहती है अभी तक तो नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, वैसे भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। 1 साल बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। एक्चुअल में साओ को लग रहा था कि जू और जियांग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो उनके बीच में नहीं आना चाहती थी। लेकिन तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। जू कहता है कि नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जियांग से डिवोर्स लेने के बाद तुमको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर साओ तो शॉक्ड हो जाती है। ये बात जियांग भी सुन लेता है। उसे बहुत जलन होती है और गुस्से से वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जू अपने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की टीम को डिजाइनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन सुहांग के तो सब ऊपर से जा रहा था, मतलब कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जू जानबूझकर उसी से सवाल पूछता है, जिसका जवाब सुहांग के पास तो था नहीं। वही दोनों कलीग उसका फिर मजाक बनाने लग जाती है कि ये तो बोल रही थी कि आइसबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि स्कूल भी पास नहीं किया। जो सुनकर सुहांग उनको सुनाने लगती है, लेकिन जू उसे डांटता है और मुंह बंद करके बैठने के लिए कहता है और साव को सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। साव का जवाब सुनकर सुहांग तो मुंह बनाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग घर पर आता है। उसके पेट में दर्द हो रहा था। साव उसके लिए जल्दी से मेडिसिन लेकर आती है और कहती है कि ये लो मिस्टर जियांग। जियांग कहता है कि हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं और तुम अभी तक मुझे मिस्टर जियांग कहकर बुला रही हो। साव कहती है तो क्या बोलूँ, हमारी शादी फेक है ना, वैसे भी 1 साल बाद तो डिवोर्स हो जाना है। जो सुनकर जियांग को तो गुस्सा आ जाता है। कहता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझसे डिवोर्स लेने की, कि तुम्हें उसके पास जू से शादी जो करनी है। साओ भी झूठ बोल देती है कि हाँ मैं जू को लाइक करती हूँ। जियांग उसे गुस्से से खींचकर बेडरूम में लाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम साओ हो, सुहांग नहीं। ये बोलने के बाद वो साओ के साथ इंटीमेट हो जाता है, जिसके बाद साओ उससे पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं साओ हूँ, सुहांग नहीं। बताता है कि शादी वाली रात। वो कहती है कि तुम तो अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, मतलब कि इतने दिनों से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जियांग उसे रोकता है और कहता है कि उस जू के पास जा रही हो ना मुझे छोड़कर। वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं किसी के पास भी जाऊँ, लेकिन जियांग तो उसके हाथ बांध देता है। इधर सुहांग डिज़ाइन बना रही थी। जब वाइसिंग डिज़ाइन देखता है तो कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा टैलेंटेड निकली। एक्चुअल में उसने ज्वेलरी के डिज़ाइन की बजाय मिकी माउस का कार्टून बना दिया था। वाइसिंग उस पर चिल्लाने लगता है। सुहांग कहती कि मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन डिज़ाइन तो मुझे चाहिए। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग मेड को बोलता है कि साओ के लिए उसके रूम में मेडिसिन लेकर जाओ। मेड साओ के रूम में आती है और उसके हाथ के जख्मों पर मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सर इतने जालिम हैं। इधर जू भी जियांग के घर आ जाता है। जियांग उससे पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो। जू कहता है कि तुम्हारी वाइफ से मिलना है। जियांग गुस्से से उसके हाथ से साओ का डिज़ाइन ले लेता है और उस डिज़ाइन को फाड़ देता है और कहता है कि साओ डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करने वाली। जू बोलता है कि तुम्हें पता भी है इस डिपार्टमेंट में काम करना उसका सपना है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जियांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का क्या प्लान है, तुम उसे पसंद करते हो ना। जू उसे एक पंच लगा देता है और कहता है कि तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो, लेकिन जियांग तो बोले ही जा रहा था। जू और अपनी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा। जू उसे एक और पंच लगाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेड साओ को लेकर आ जाती है। जू उससे पूछता है तुम्हारे हाथ पर कैसे लगी। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो जियांग से कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है कि सोचना भी मत, क्योंकि मैं नहीं देने वाला, और जू को मारने लग जाता है। साओ उसे रोकती है। जियांग जू को धमकी देता है कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, और साओ को हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जू भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन मैड उसे रोक देती है और कहती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है, वो खुद सुलझा लेंगे। जू कहता है लेकिन वो तो फेक कपल है। मैड तो शौक हो जाती है और जियांग से जाकर पूछती है कि क्या तुम सच में साओ को लाइक भी करते हो या नहीं। जियांग कहता है कि करता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, वो तो जू को पसंद करती है। मैड कहती कि नहीं, वो तो आपको ही पसंद करती है, आप दोनों की दोस्ती खराब ना हो इसलिए उसने कभी भी अपने दिल की बात आपको नहीं बताई। जिसके बाद जियांग साओ के पास जाकर उसे अचानक से हक कर लेता है। साओ उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जियांग कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक चांस दे दो। पहली बार मैंने किसी को पसंद किया है ना, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे बिहेव करूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया था। साओ पूछती है फिर जू का क्या होगा, तुम तो उसे पसंद करते थे ना। जियांग बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। साओ कहती है कि लेकिन मैं सुहांग नहीं हूँ, तुम्हें फ्यूचर में कुछ नहीं मिलने वाला मुझसे, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं देगी। जियांग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साओ कहती है लेकिन मैं हाउसवाइफ बनकर नहीं रहने वाली, मुझे डिज़ाइनिंग करना पसंद है। वो कहता है कि तो करना ना, मैं का मना कर रहा हूँ, मैं और जू दोनों ही तुम्हारी हेल्प करेंगे। साओ पूछती है पक्का ना तुम जू को पसंद नहीं करते।
वो कहता है मैंने तुम्हें बताया ना ये सब र्यूमर्स थे, मैं गे नहीं हूँ। साओ तो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जू जियांग के घर पर आता है और जियांग को साओ की केयर करते देख समझ आता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और कहता है कि अगर तुम दोनों की ये प्यार मोहब्बत हो गई हो तो डिज़ाइन पर भी ध्यान दे लो, क्योंकि जियांग ने तो डिज़ाइन फाड़ दिया था और कल ही हमें ग्रैंडपा को दिखाना है। साओ बोलती है मैंने नया डिज़ाइन बना लिया है। जू तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या बात है, टूटे हुए हाथ से भी इतनी जल्दी काम कर लिया। एक सीन में मीटिंग होती है जहाँ पर सुआंग अपनी ज्वेलरी का डिज़ाइन ग्रैंडपा को दिखाती है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आता है। यूचेंग खुश हो रहा होता है, उसे लग रहा था कि ग्रैंडपा सुआंग को ही चुनेंगे। फिर साओ अपना डिज़ाइन दिखाती है जो कि ग्रैंडपा को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। और वो साओ से पूछते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया। वो सारा क्रेडिट जियांग को दे देती है और दोनों की ये प्यार मोहब्बत देखकर जू को तो बहुत जलन हो रही होती है। फिर ग्रैंडपा साओ के डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में हायर कर लेते हैं, जिसके बाद वाईचेंग सारा गुस्सा सुहांग पर निकाल देता है कि तुमने कैसा घटिया डिज़ाइन बनाया है, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ चल रही होती है कि जो डिज़ाइन साओ ने जियांग की कंपनी के लिए बनाया था वो उसकी राइवल कंपनी का सीईओ मिस्टर लिन क्लेम कर देता है कि वो उसकी कंपनी का है, जिसे कि फू ग्रुप ने चुराया है। ये न्यूज़ देखकर तीनों का दिमाग खराब हो जाता है। उनका सीधा शक वाईचेंग पर जाता है, इसलिए वो लोग सीधा उसके पास पहुंच जाते हैं। वाईचेंग कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। लास्ट टाइम सुआंग मुझसे डिज़ाइन के ड्राफ्ट मांग रही थी लेकिन मैंने उससे देने से मना कर दिया था। जिसके बाद उन लोगों को सुआंग पर शक होता है, तो वो वाईचेंग से पूछते हैं कि बताओ वो कहाँ पर है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे भगा दिया था, उसके बाद मैं उससे मिला तक नहीं। लेकिन जियांग को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूंगा। वाईचेंग धमकी देने लगता है कि तुम क्या बताओगे, मैं ही तुम्हारा सारा सच ग्रैंडपा को बता दूंगा कि तुमने सुहांग से नहीं बल्कि साओ से शादी की है। तुम ही सोचो ग्रैंडपा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वो जियांग से कहते हैं कि इस लड़की को तुरंत ही छोड़ दो। लेकिन जियांग मना कर देता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि फ्यूचर में ये तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सू फैमिली अपना कुछ भी इसे नहीं देने वाली। जियांग कहता है कि मुझे पैसा चाहिए भी नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इस लड़की को छोड़ दो या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट को छोड़ दो, जल्दी से चूज करके बता देना। और वो वाईचेंग को भी चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि पता करो कि किसने कंपनी के डिज़ाइन कॉपी किए हैं और ये सब कुछ जल्दी से ठीक करो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में सुआंग की लोकेशन का पता चल जाता है, तो वो लोग उसके पास पहुंचते हैं जहाँ पर मिस्टर लिन ने उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। सुआंग सारा ब्लेम साओ पर डालने लगती है कि अगर तुमने मेरी जगह जियांग से शादी ना की होती तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। जियांग कहता है कि ज़्यादा मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने ही इसे फोर्स किया था मुझसे शादी करने के लिए। लेकिन सुआंग तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे घर ले आते हैं, जहाँ पर उसे होश आने के बाद वाईचेंग उससे पूछता है कि तुमने डिज़ाइन का ड्राफ्ट राइवल कंपनी को क्यों दिए हैं। वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे डिज़ाइन बनाने के लिए फोर्स नहीं करते तो मैं उसके पास कभी नहीं जाती। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें डिज़ाइन बना कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे वो डिज़ाइन देना होगा जिसे सिलेक्ट किया जाएगा। वाईचेंग कहता है देखो ना उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी, हमसे धोखा करने का तुम्हें अच्छा सिला मिला है। ये सब सुनकर सुआंग तो पागल होने लगती है, इसलिए वाईचेंग जल्दी से डॉक्टर को अंदर बुलाता है। डॉक्टर कहता है कि आप लोगों को इन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए, अभी इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। जिसके बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब वो सच को बाहर कैसे लाएंगे। तभी साओ कहती है कि सुआंग के पास से एक रिकॉर्डिंग वाईचेंग को मिली थी ना, तो जरूर उसने मिस्टर लिन की बातों को भी रिकॉर्ड किया होगा। जो जानकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। एक सीन में न्यूज़ में आ रहा होता है कि जिस डिज़ाइन को मिस्टर लिन अपना बता रहे थे वो एक्चुअल में फू ग्रुप की है। ग्रैंडपा ये न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जियांग की तारीफ करने लगते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। जियांग कहता है कि बदले में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम साओ की बात करने वाले हो तो मत ही करना। वो कहता है कि लेकिन क्यों। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है और तुम मेरे खानदान के हायर हो। ये सब कुछ साओ ने भी सुन लिया था, इसलिए वो जियांग की ज़िंदगी से जाने का डिसाइड करती है और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग उसे कॉल कर देता है और इधर ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है कि आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते साओ को छोड़ने के लिए। जो सुनकर ग्रैंडपा तो बहुत गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन जियांग अपनी वाइफ की पूरी साइड ले रहा था। ये सब सुनकर साओ डिसाइड करती है कि जब उसका हस्बैंड उसके लिए इतना लड़ रहा है तो वो ऐसे कैसे हार मान सकती है, और वापस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ के डैड मॉम को नोटिस लेटर दिखाते हैं और बताते हैं कि साओ ने हम पर केस ठोक दिया है, उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से करवाने के लिए। मॉम बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। डैड बोलते हैं अब तो हम गए काम से। मॉम बोलती है क्यों ना हम साओ के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांग ले, वो बहुत काइंड है, वो अपना केस वापस ले लेगी। इधर ग्रैंडपा जियांग से पूछते हैं कि तुमने क्या डिसाइड किया, साओ को छोड़ोगे या फिर कंपनी को। जियांग बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पर साओ को डिवोर्स नहीं दूंगा और मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑफिस में रख दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम एक लड़की के चक्कर में अपना सारा एम्पायर छोड़ने के लिए तैयार हो। वो कहता है कि ये सब कुछ तो मैं दोबारा भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन प्यार नहीं कर सकता। इधर साओ के पेरेंट्स उसके पास आते हैं और उससे केस वापस लेने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कुछ तो हमारे बारे में सोचो।
वो कहती है ठीक है, मैं केस वापस ले लूँगी, लेकिन डैड को मुझे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना होगा और जायदाद में भी हिस्सा देना होगा। मॉम तो गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे डैड अभी मरे नहीं हैं और तुम सब कुछ हड़पने की सोच रही हो। साउ बोलती है कि आप चिंता क्यों कर रही है, चेयरमैन यही रहेंगे और वैसे भी डैड की कंपनी में मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तो इतना हक तो मेरा बनता ही है। और आप आउटसाइडर हो, इसलिए हमारे बीच में मत बोलो। डैड को तो आउटसाइडर वर्ड सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसे चांटा लगाने लगते हैं। तभी जियांग आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की। डैड बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि ये मेरा घर है, क्या मैं अपने घर में भी नहीं आ सकता। डैड बोलते कि मेरा वो मतलब नहीं था। जियांग कहता है कि आप चुपचाप से साओ को उसका हक दे दो, वरना मैं आपकी पोल खोल दूंगा कि आपने सुहांग की जगह मेरी शादी साओ से करा दी और फू फैमिली को धोखा दिया है। इस न्यूज़ से आपकी कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए अच्छे से सोच लीजिए। आप सड़क पर भी आ सकते हो। जो सुनकर मॉम डैड तो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तभी वाइचेंग और जू वहाँ पर आते हैं। जू पूछता है कि क्या तुम साओ को डिवोर्स देने वाले हो। जियांग बोलता है नहीं तो, मैंने तो कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। जो सुनकर दोनों ही शॉक्ड होते हैं और वाइचेंग कहता है कि क्या तुम प्यार में पागल हो गए हो जो एक लड़की के लिए कंपनी छोड़ रहे हो। जियांग बोलता है तुम दुखी क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो यही चाहते थे। लेकिन एक्चुअल में तो वाइचेंग अपने भाई से बहुत प्यार करता था, बस जेलसी में ऐसा कर रहा था। जियांग की कंपनी छोड़ने पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में साओ जियांग से कहती है कि तुमने मुझे चूज करके गलती कर दी है, फ्यूचर में तुम्हें रिग्रेट हो सकता है। जियांग कहता है कि नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि ग्रैंडपा को भी नहीं पता। हम दोनों का फ्यूचर एकदम सेफ है, हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे। तुम अपने डैड की कंपनी में प्रेसिडेंट की पोजीशन क्यों पाना चाहती हो। साओ कहती है ताकि ग्रैंडपा हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। जो सुनकर जियांग खुश हो जाता है कि उसकी वाइफ उससे कितना प्यार करती है और उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि बिना प्रेसिडेंट की कंपनी कब तक चल पाएगी, आपको किसी को चूज कर लेना चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी बोलता है कि आप अपनी सेकेंड वाइफ के बेटे यानी कि रेन को प्रेसिडेंट बना दीजिए, वो कैपेबल भी है। ग्रैंडपा मान जाते हैं और फिर सेक्रेटरी ग्रैंडपा को बताता है कि मुझे पता चला है कि साओ अपने डैड की कंपनी में प्रेसिडेंट की पोजीशन पाने की फिराक में है, ताकि आपके पास कोई चॉइस ना बचे और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़े। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। सुग्रुप में हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसे वापस ले लो। साओ को मैं अपने पोते की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगा। नेक्स्ट सीन में साओ के पेरेंट्स जियांग के घर आकर चिल्ला पार्टी करने लगते हैं कि हमने साओ को प्रेसिडेंट नहीं बनाया तो तुमने हमारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया। जियांग बोलता है कि आप कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो फू ग्रुप से रेजिग्नेशन दे दिया है। मॉम डैड तो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा हमारी कंपनी के पीछे क्यों पड़े हैं। जियांग कहता है कि ताकि मेरे पास कोई रास्ता ना बचे और मैं उनके पास वापस चला जाऊं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी साओ को डिवोर्स दे दूं। मॉम बोलती है कि देखो, हम हमारी कंपनी में साओ को प्रेसिडेंट की पोजीशन देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा लो। जियांग बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं इस बारे में ग्रैंडपा से बात करूंगा। इधर ग्रैंडपा को पता चलता है कि रेन उनकी कंपनी में घोटाला कर रहा है, प्रेसिडेंट की पोजीशन का फ़ायदा उठाकर। एक्चुअल में रेन ग्रैंडपा से अपनी मॉम का बदला ले रहा था, क्योंकि ग्रैंडपा ने उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पर छोड़ दिया था, क्योंकि ग्रैंडपा के डैड ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ग्रैंडपा रेन से कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से और अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो, लेकिन सेक्रेटरी तो रेन का मामा होता है और ये सब इन दोनों का ही प्लान होता है। ग्रैंडपा सेक्रेटरी से कहते हैं इसका मतलब तुम 20 सालों से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। वो कहता है कि मैं 20 साल से आपकी चापलूसी कर रहा हूँ इस दिन के इंतज़ार में, ताकि मैं आपको मरता हुआ देख सकूँ। और वो ग्रैंडपा को मारने वाला था, तभी वहाँ पर जियांग साओ और जू आ जाते हैं और उन्हें छुड़वा लेते हैं। मामा बोलता है कि लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, क्योंकि 20 साल से मैं तुम्हारे खाने में पॉइजन मिलाकर तुम्हें खिला रहा था। तभी मामा के मुँह से भी खून निकलने लग जाता है। रेन पूछता है मामा आपको क्या हुआ। मामा बोलते हैं कि ये बुड्ढा बहुत चालाक था, खाना खाने से पहले हर बार मुझे टेस्ट कराता था। रेन कहता है यानी कि 20 साल से आप ही ये पॉइजन खा रहे थे। मामा कहता है कि हाँ, इससे बदला लेने के लिए ऐसा करना पड़ा। साओ और जियांग जल्दी से ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन मामा की डेथ हो जाती है, जो देखकर रेन को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि बदला लेने के चक्कर में उसने अपने मामा को खो दिया। नेक्स्ट सीन में फू ग्रुप अपना नया डिज़ाइन लॉन्च कर रहा था, जो कि साओ ने ही बनाया था। सभी उसके डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। साओ बहुत खुश होती है। एग्जीबिशन के बाद साओ को जियांग वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी जियांग वहाँ पर फ्लावर और रिंग लेकर आता है और उसे प्रपोज करता है। साओ भी हाँ बोल देती है। जियांग उसे कहता है कि तुम अभी भी बदली नहीं हो, 16 साल पुरानी वाली ही हो। साओ को याद आता है कि वो 16 साल पहले भी उससे एक बार मिल चुकी है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।